हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है बड़ा इम्पॉर्टेंट, मौर्यन एम्पायर में अशोक द सम्राट। ठीक है, तो हमने पहले दो इनके किंग पढ़ लिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने पढ़ लिया और मैंने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट वही एडमिनिस्ट्रेशन है अशोक का, लेकिन अशोक ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। तो पहले हम उसकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन उसका तैयार करना है तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मोनार्क सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजा की ही मर्जी चलती है, लेकिन ये बुरे राजा नहीं कहलाए। तो मोनार्क इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिन्होंने डिसाइड करना है कि अब ये राजा बनेगा, इस तरह से काम करेगा। राजा खुद ही डिसाइड करता है और अपने सारे ऑफिशियल्स भी वो खुद ही सिलेक्ट करता है। तो इसमें अशोक के नाम के बारे में अलग अलग विचार हैं। जैसे कि हम पुराणों में देखते हैं, इसका नाम है अशोक वर्धन। और इसके अलावा उसकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोक ने जो खुद अपने शिलालेख बना रखे हैं, उसमें उसने अपना नाम देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी बताया है। इसके अलावा जो मास्की का शिलालेख है उसमें उसने अपना नाम अशोक लिखा है, और ये सिर्फ एक ही शिलालेख है उसका, तो जिसमें से उसने अपना नाम अशोक बताया है। दीपवंश में उसका नाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शन बताया गया है। तो इस तरह उसके अलग अलग नाम हैं। ज़्यादातर वो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी से ही जाना गया है, लेकिन उसे अशोक माना गया है। तो उसके जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहा गया है उसका जन्म 294 BC में हुआ है। हालांकि इसके बारे में भी अलग अलग विचार हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत बार बता चुकी हूँ, एशियंट इंडिया में हम कैलकुलेशंस करके या कार्बोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली इस तरह से अलग अलग डेट्स को निकालते हैं। तो ये कोई फिक्स डेट नहीं मानी जा सकती कि ऐसा ही है, लेकिन हम जब एस्टिमेटली लगा के उसको डिसाइड करते हैं तो हम जो इतिहासकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो उन सब की सहायता से जो काम किया जाता है, तो वो 294 BC आता है। और ये माना गया है इनकी माता का नाम, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पीछे पढ़ रहे थे बिंदुसार की पत्नियां, तो कई जगह पे शुभदरंगा बताया गया है, कई जगह पे उसका नाम धम्मा बताया गया है। तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने बिंदुसार की बात की है, उसमें बड़े डिटेल से बताया है। और इसके पिता का नाम बिंदुसार है। ये भी माना गया है जब इसका जन्म हुआ तो इनकी माता ने कहा पुत्र की प्राप्ति से मैं अशोक हुई, तो शायद उस वक्त उनका नाम अशोक रखा गया। तो ये अशोक के जीवन के बारे में बताया गया है। अशोक एक बहुत ही सूझवान व्यक्ति था, उसमें सारे गुण थे राजा बनने वाले, इसलिए इसके पिता ने ही इसको गवर्नर बना दिया था। हम पढ़ चुके हैं, कुमार बना वो, और उज्जैन में वो अपने इलाके को बड़े अच्छे से संभाल रहा था। फिर तक्षशिला में विद्रोह होता है, तो वो विद्रोह नहीं दबा पाता उसका बड़ा भाई, तो फिर ये वहाँ पे जाता है अशोक और उस विद्रोह को दबाता है। तो तक्षशिला का भी राज्य अपने अधीन करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद ये माना गया है कि भाई बिंदुसार की मृत्यु के बाद भाइयों में बहुत युद्ध होते हैं और ये गद्दी पे बैठता है। तो इसके बारे में ये माना गया है, इसकी 5 पत्नियां थी, 5 शादियां की उसने। कोई हम किसी भी बात को 100% नहीं मान के चलते हैं। तो उनके नाम है देवी और जो उसका नाम है काकुवाकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, असंध मित्रा है, पद्मावती है, तिष्य रक्षिता है। हम काकुवाकी का नाम काफ़ी सुनते हैं और इसके अलावा तिष्य रक्षिता का नाम भी सुनते हैं, लेकिन हम ये नाम भी पढ़ेंगे, देवी, असंध मित्रा, काकुवाकी, पद्मावती और तिष्य रक्षिता। ये उसकी 5 रानियों के नाम बताए गए हैं। उसके 4 पुत्र और 2 पुत्रियों के नाम भी हैं हमारे पास। 4 पुत्र हैं, महेंद्र, तिवेरा और कुणाल और जौलक। तो जो उसका पुत्र महेंद्र है, इसने भी बाद में उसका ही धर्म अपना लिया था और बुद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। उसकी 2 पुत्रियां हैं, संघमित्रा और चारुमती। तो संघमित्रा भी उसके बुद्ध धर्म के, अशोक के धर्म के प्रचार के लिए उसके अधीन हो गई थी। और अधीन होना यानी कि उसको मान लिया था उसने, उसके धर्म को, और इन्होंने खूब धर्म का प्रचार किया था। तो ये उसके 4 पुत्र और उसकी 2 पुत्रियां हैं, और ये उसकी 5 पत्नियां हैं। उसके बाद आता है उसका युद्ध होना भाइयों से गद्दी प्राप्त करने के लिए और उसका राज्याभिषेक। तो हमने पढ़ा है
कुछ हम ये मान के चलते हैं, मैंने पहले भी बताया कि राजा ने जिस धर्म को अपनाया उस धर्म ने ज़्यादा उस राजा के बारे में बयान किया। तो इसने अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो बौद्धिक ग्रंथों में ये लिखा गया है कि शायद वो ये बताना चाहते थे कि अशोक पहले बहुत ही प्रचंड टाइप राजा था, उसने बड़े लोगों को मारा, उसने गद्दी प्राप्त करने के लिए बड़े लोगों को मारा, लेकिन बाद में वो एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति बन गया, शायद इस बात को जताने के लिए। तो ये माना गया है कि उसने जब बिंदुसार की मृत्यु हुई 273 में, तो उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा, छोटे भाई को छोड़ दिया, वो सारा हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो उसने फिर गद्दी प्राप्त की, 4 साल तक ये युद्ध चलता रहा और फाइनली उसको 269 BC में गद्दी जो है प्राप्त हो गई। और उसके बाद उसने 2 उपाधियां धारण की, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, जो हमने पढ़ा है कि उसके इंस्क्रिप्शन में इसका नाम बार बार आता है। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे कुछ इतिहासकार हैं, बहुत ही महान इतिहासकार हैं, जैसे हम नीलकंठ शास्त्री जी का नाम पढ़ते हैं, रोमिला थापर जी का नाम पढ़ते हैं। इसके अलावा कई और हैं जिन्होंने इस बारे में, रोमिला थापर जी ने बहुत बार कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता उसने अपने 99 ब्रदर को किल किया हो, लेकिन हो सकता है बुद्ध धर्म में ये बात इसलिए लिखी गई कि वो दर्शाना चाहते थे वो एक प्रचंड शासक था। तो क्योंकि कुछ उसके अभिलेखों में हमने ये भी पढ़ा है कि उसके भाई बहन दूसरे इलाकाओं में अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो ये उसने अपनी 269 में गद्दी प्राप्त कर ली और वो राजा बन गया। उसके बाद उसने एक युद्ध किया है, बाकी सारा राज उसे अपने पिता से प्राप्त हुआ है, उसके पिता को अपने पिता से प्राप्त हुआ है। तो अशोक के जो दादा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दूर तक फैला हुआ था। उसमें एक इलाका है कलिंग, तो अशोक के समय वो थोड़ा ताकतवर इलाका था। अशोक ने वहाँ युद्ध किया, 261 BC में उसने वो इलाका अपने अधीन कर लिया। 262 में उसने युद्ध किया था, 61 में BC में उसने ये इलाका अपने अधीन किया। कलिंग के बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत ही भयंकर युद्ध था, बहुत भयंकर युद्ध, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जख्मी हुए, पूरी धरती लाल हो गई। और इस युद्ध में अशोक का बहुत प्रतापी रूप दिखाया गया है, प्रचंड रूप दिखाया गया। उसने लोगों को मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। और उस वक्त मौर्य एम्पायर में चौथा प्रांत कौन सा बना था? कलिंग। हमने पहले 3 प्रांत पढ़े हैं, चौथा मैंने आपको बताया है जो मगध है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। उसे हम प्रांत नहीं मानते, मैंने आपको पहले बताया 3 प्रांत हैं, चौथा अशोक ने बनाया कलिंग, उसकी राजधानी बनी तौशाली। तो जो मगध है वो क्या है? वो राजा अपना दरबार समझता है, उसे अपना दरबार समझता है। राजा के अधीन आगे 4 प्रांत हैं। तो हम 3 प्रांत पहले पढ़ चुके हैं, तो चौथा प्रांत हमारे पास आता है कलिंगा, जो अशोक ने स्थापित किया, जिसकी राजधानी बनी तौशाली। अब ये 4 प्रांत होने के बाद और 5वां हमारे पास है मगध, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो ये साम्राज्य उसका विस्तार हो गया। उसने अपने 4 पुत्रों को इन 4 प्रांतों के गवर्नर बना दिया, जिन्हें हम कुमार कहते हैं। और उसके बाद उसने एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित किया। तो उसके पास अब एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे? उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, और प्रांतीय जो है वो भी सेम है, और स्थानीय भी सेम है, और उनके गांव का भी सेम है। लेकिन उसने कुछ सुधार किए, कुछ बदलाव ले आया, उसने अपने आप को भी बदला। ये बौद्धिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलिंग के युद्ध के बाद राजा बिल्कुल बदल गया। उसने हिंसा की नीति को त्याग दिया और अहिंसा की नीति में आ गया, नॉन वायलेंस पे आ गया। उसने युद्ध विजय को त्याग दिया, धम्म विजय पे आ गया। इसलिए उसके प्रांतीय प्रबंध में कुछ बदलाव हुए, वो हम उनको सुधार बोलते हैं। तो ये है उसके कुछ सुधार जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने इसको एग्जाम के तौर पे क्वेश्चन को तैयार करना है तो आप कैसे करेंगे? तो अशोक का लाइफ या चंद्रगुप्त की लाइफ तो एग्जाम में नहीं आने वाली, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है। तो अगर आपको आता है मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लिखने के बाद आप अंत में एक अलग से क्वेश्चन उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे कि अशोक के द्वारा किए गए शासन प्रबंध में सुधार, रिफॉर्म्स ऑफ अशोका इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर जो कुछ पॉइंट्स जो और हमने ऐड करने हैं उसमें, इनको साथ में लिखेंगे। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर अगर आपको एग्जामिनेशन में आता भी है तो अशोक का अलग क्वेश्चन बन सकता है और चंद्रगुप्त का अलग भी बन सकता है, लेकिन मौर्यन एम्पायर का आता है। लेकिन क्योंकि चंद्रगुप्त का इसलिए अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि अशोक ने कुछ उसमें चेंजेस ली हैं। तो सबसे पहली चेंज क्या है? वो एक आदर्श व्यक्ति बन गया और प्रजा की सेवा करना ही उसने अपने जीवन का मकसद समझ लिया।
उसका जो छठा अभिलेख है उसमें वो खुद लिखता है कि अगर मैं अपने दरबार में हूँ और कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आना चाहता है तो उसका हर वक्त स्वागत है। और वो एक ऐसा आदर्श व्यक्ति बन गया, उसने शराब पीना, मांस खाना छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया और एक ऐसा व्यक्ति बन के दिखाया जो धर्म को मानता है और हिंसा की नीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। अच्छा राजा बनने की कोशिश की, लोगों की भलाई के लिए काम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आए उसके मंत्री। मंत्री वही थे जो हमने पहले पढ़े हैं केंद्रीय शासन प्रबंध में, लेकिन वो अपने चौथे अभिलेख में लिखता है कि ये जो मंत्री हैं ये प्रजा की सेवा के लिए हैं, तो इनका काम क्या है, सिर्फ प्रजा की सेवा करना। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा कट्टरवादी राजा था, स्ट्रिक्ट था, लेकिन इसने अपने आप को लीनियंट बना लिया, वो एक आदर्श व्यक्ति बन गया। उसने गुस्सा करना या कुछ भी गलत काम करना, ऐशप्रस्ती का जीवन बिल्कुल त्याग दिया। फिर उसका आता है प्रांतीय प्रबंध। तो प्रांतीय प्रबंध में पहले से ही वैसा ही प्रांतीय प्रबंध है, कुमार नियुक्त किए गए हैं, उनके आगे अधिकारी हैं, लेकिन अब एक और प्रांत ऐड होता है हमारे पास, कलिंग। उसके बाद आता है 4 उसके और अधिकारी उसने नियुक्त किए हैं, वो है प्रादेशिक, राजुक, युक्त और महामात्र। ये चारों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अगर लिखते भी हैं तो वहां पे महत्व नहीं है, लेकिन अशोक के समय में इन चारों का बहुत महत्व है। उसके तीसरे शिलालेख में उसने ये बात मेंशन की है कि ये जो 4 अधिकारी हैं हर 5 साल बाद पूरे राज्य का दौरा करेंगे और देखेंगे कि क्या सभी काम अच्छे से हो रहे हैं। इनका उसने जिक्र किया है नाम लिख के। अब प्रादेशिक का क्या काम है, पूरे प्रदेश का प्रबंध करना। कौन सा प्रदेश, जो उसने प्रांत बना रखे हैं, तो प्रदेशिक की सारी जिम्मेवारी प्रांत की है। राजुक, राजुक कई जगह पे तो ये भी माना गया है कि प्रदेशिक के अधीन है जो राजुक है, लेकिन हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि राजुक का भी अपना ही महत्व था। तो जो काम प्रदेशिक कर रहा है, न्याय बना के रखना या उसका ध्यान रखना, उसमें सहायता के लिए राजुक भी उसके साथ था। तो राज्य में हर तरह के काम को देखना, जिम्मेवारी उठाना, अपने से छोटे अधिकारियों का ध्यान रखना, प्रजा का ध्यान रखना राजुक का काम था। राजुक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी माना गया है। उसके बाद है युक्त। युक्त वो हैं जो कोषाध्यक्ष माने गए हैं, पैसे का हिसाब किताब रखने वाले। तो ये जो बाकी स्टेट्स में उनके अंदर जो शहर हैं, शहरों के अंदर जो गांव हैं, उनके अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है, टैक्स का, आमदन का, उस सब के ऊपर कौन सा अधिकारी रखा गया है, युक्त रखा गया है, जिसने पूरा ही कोषाध्यक्ष यानी खजाने का ध्यान रखना है। उसके बाद है महामात्र। महामात्र को वैसे हम अध्यक्ष मान सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त के समय में भी अध्यक्ष थे। तो ये महामात्र एक नया नाम दिया गया था, महामात्र मतलब सबसे बड़ा। तो इन सभी अधिकारियों के ऊपर कौन थे, महामात्र थे। तो इन सबका ध्यान रखने वाले, ये नहीं कह सकते कि कोई किसी के अधीन काम कर रहा था, लेकिन हर एक की अपनी अपनी पोस्ट थी और सबका अलग अलग महत्व था। तो महामात्र का भी बहुत महत्व था। तो ये 4 नए अधिकारी हम रिफॉर्म्स में ऐड करते हैं। उसके बाद आता है धर्म महामात्र। ये भी एक नया अधिकारी है जो अशोक ने अपने प्रबंध में, शासन प्रबंध में ऐड किया। धर्म से ही पता चल जाता है कि धर्म का महामात्र। सो धर्म से संबंधित सभी कामों का किसने ध्यान रखना है, धर्म महामात्र ने। वैसे तो ये माना गया है, अशोक के 5वें अभिलेख में लिखा गया है कि अपने प्रशासन के 13वें साल में उसने एक नए अधिकारियों की नियुक्ति की। वो कौन है, धर्म महामात्र, गद्दी पे बैठने के 13 साल बाद। लेकिन इन्होंने करना क्या है, शायद अशोक ने जो नया धर्म चलाया, अशोक का धर्म, जिसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, उसका प्रचार करने के लिए उसने इनकी नियुक्ति की, धर्म महामात्रों की। ये भी कहा जा सकता है कि राज्य में किसी के साथ बुरा तो नहीं हो रहा, क्या लोग खुश हैं, क्या धर्म को मान रहे हैं, क्या अहिंसा की नीति पे चल रहे हैं, क्या किसी से कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा। तो ये सारे काम किसकी जिम्मेवारी थी, धर्म महामात्रों की। तो एक अच्छा और धार्मिक साम्राज्य स्थापित करने वाले कौन हैं, धर्म महामात्र हैं। उसके बाद उसके पास है न्याय प्रबंध में उसने कुछ सुधार किया। जो पहले उसका पैनल कोड है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप देख सकते हो कि बड़े ही कठिन दंड हैं, मौत की सजा भी है, हाथ पैर काट देना भी है, लेकिन इसने बहुत बदलाव किया। इसके 5वें अभिलेख में वो लिखता है, अपने शिलालेख में वो लिखता है कि जिस दिन उसकी ताजपोशी का दिन होता है, 1 साल के बाद, उस दिन वो सभी कैदियों को रिहा कर देता है। जिसका अच्छा आचरण रहता है जेल में, उसको भी रिहा कर देता है। मौत की सजा नहीं दी जाती, हाथ पैर नहीं काटे जाते, कुछ जुर्माना लगा दिया जाता है या कुछ समय के लिए कैद किया जाता है। क्या इस तरह से फिर उस वक्त
जो बुरे काम थे या चोरी चकारी थी बंद होगी। तो ये माना गया है कि अशोक का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि कोई गलत काम करता ही नहीं था। तो ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। उसने एक अच्छा प्रबंध स्थापित किया। फिर उसने एक नई चीज़ ऐड की अपने शासन प्रबंध में, वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने किससे सीखी ये अहिंसा? बुद्ध धर्म से सीखी, क्योंकि उसने कलिंग के युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध धर्म में उसने अहिंसा सीखी। अहिंसा से उसने ये फैसला किया किसी जानवर को नहीं मारना है। और उसके पहले शिलालेख में ये भी बताया गया है कि उसने पशुओं की बलि के ऊपर रोक लगा दी। और देखें, कलिंग के युद्ध के बाद भी उसने इस चीज़ को अपना लिया था कि वो अब पशुओं की बलि नहीं होने देगा। और पशु क्या, उसने हर एक चीज़ पे ये ध्यान रखा गया कि अहिंसा की नीति पे चलना है, किसी का नुकसान नहीं करना। इसी नीति के चलते ही उसने बाद में अशोक का धम्म भी चलाया था। और लास्ट है उसका पब्लिक वेलफेयर के लिए काम। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किए, अशोक ने भी किए। सड़कें बनाई, सड़कों के आसपास पेड़ लगवाए, बाग बनाए, आम के बाग लगवाए, बहुत ज़्यादा बाग लगवा दिए। रेस्ट हाउस बना दिए, लोग जब यात्रा करते हैं रास्ते में कहीं रुकने के लिए रेस्ट हाउस बनाए गए। उसके अलावा उसने हॉस्पिटल्स बनवाए, लोगों को फ्री दवाइयाँ देने का काम किया गया। और उसने कुएँ बनवाए ताकि आसानी से खेती की जा सके। और इसके अलावा ये भी माना गया है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि अशोक समाज की भलाई के लिए इतना काम करता रहा। सड़कों के आसपास पेड़ लगाने का काम जो उसने बड़ा ही इम्पोर्टेंट किया। और उसने जो सड़कें भी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने वैसे यही काम किया था, लेकिन उसने और भी अच्छी सड़कें बनाई और दूर दूर के इलाकों तक उसने अपने इस साम्राज्य का विस्तार किया। ये भी माना गया है, उसके दूसरे शिलालेख में ये लिखा गया है कि उसके पास इतनी धन दौलत थी, वो बहुत अमीर था, क्योंकि उसके पिता ने, उसके दादा ने बहुत धन दौलत कमाई थी और खुद वो एक प्रतापी राजा था। और कोई उनके इन तीनों के समय में किसी दूसरे हमलावर ने इनके ऊपर हमला करने के बारे में भी नहीं सोचा। तो दूसरे शिलालेख में वो लिखता है कि अपने पैसों से उसने दूसरे देशों की भी सहायता की, वहाँ पे भी कई सुधार किए, कईयों की सड़कें बना दी, कईयों पे पेड़ लगवा दिए। तो अशोक ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो अशोक महान राजा माना गया है। और हम आगे पढ़ने वाले हैं अशोक का धर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे उसने युद्ध नीति को त्याग के, जैसे मैंने बताया कि युद्ध विजय को त्याग के उसने धम्म विजय को अपना लिया, उसने बुद्ध धर्म को अपनाया, उसने तीसरी महासभा भी करवाई। और ये भी माना गया है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि उसने 99 ब्रदर्स की हत्या की, ये भी उसके एक शिलालेख में लिखा हुआ है कि उसके जो भाई बहन हैं दूसरे इलाकों में बहुत खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं और वो मिलते हैं। तो ऐसी बातें लिखने से ये लगता नहीं है कि वो एक ऐसा प्रचंड राजा भी रहा होगा जिसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया होगा। तो ये हो सकता है कि जब उसने गद्दी प्राप्त करनी थी, वो 4 साल उसने अपने भाई बहनों से युद्ध तो किया होगा, लेकिन ये रीज़न हो सकता है कि वो इतना भयंकर युद्ध नहीं था कि सबको मार दिया। हाँ, कुछ लोग उसमें मारे गए होंगे। तो हम किसी चीज़ पे निश्चित तौर से ये नहीं कहेंगे कि वो ऐसा ही राजा था, लेकिन जो उसने काम किए हैं, जो हमारे सामने हैं सुधार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने पब्लिक वेलफेयर के काम करना, इस तरह से नए अधिकारियों की नियुक्त कर देना, इन चारों का ये काम है। 5 साल बाद चेक भी करने जाना है कि अच्छे से काम हो भी रहा है। ये नैतिकता का प्रचार करने के लिए जो धर्म महामात्र हैं, इनका नियुक्त कर देना, ये बताता है कि अशोक एक अच्छा राजा था। और नॉन वायलेंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले आना, ये जानते हुए भी कि कोई दूसरा व्यक्ति हमला कर सकता है, तो नॉन वायलेंस को, नीति को अपना लेना, ये उसकी बहुत बड़ी महानता को ही दर्शाता है। तो ये था अशोक और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। और याद रखना है, जब भी मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। वैसे तो आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपने साथ में एडिशन में लिखना है अशोक द्वारा किए गए सुधार। तो ये उसमें जरूर ऐड कीजिए, इसी से आपका मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।